कैसे हैं दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी को कौन नहीं जानता। वह 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और साल 2014 में भारत के 14th प्रधानमंत्री बने। लोग उनकी कितनी भी आलोचना करें, लेकिन सितंबर 1950 में जन्मे नरेंद्र मोदी आज 74 साल की उम्र में भी हर वक्त कहीं ना कहीं हर वक्त एक्टिव नजर आते हैं। आज के नए नए राजनेता जो अपनी 40-45 की उम्र में भी 4 दिन लगातार जनता के बीच नहीं रहते, वहीं नरेंद्र मोदी 74 की उम्र में भी रात दिन जनसंपर्क में लगे रहते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे नरेंद्र मोदी उस ऊंचाई तक पहुंचे। बचपन से लेकर अब तक की पूरी कहानी आप इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं अनुज। जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों, साल 1949 11 जुलाई आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर महात्मा गांधी की हत्या की वजह से जो बैन लगा था उसे हटा लिया गया। आरएसएस पर जब प्रतिबंध हटा तो उसके 20,000 के लगभग कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। उस वक्त आरएसएस के हेड यानी कि सरसंघ चालक हुआ करते थे माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर। उन्हें यह जल्दी समझ में आ गया कि संघ को बहुत जल्दी देश के दूसरे राज्यों में भी अपना संगठन मजबूत करना पड़ेगा और इसलिए महाराष्ट्र के कई नौजवानों को संघ के कार्य के लिए देश के दूसरे राज्यों में भेजा जाने लगा। ऐसे ही एक नौजवान थे पुणे के खटाव गांव में पैदा हुए लक्ष्मणराव इनामदार। उन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी से वकालत में पढ़ाई की थी, इसलिए जब वो गुजरात में संघ का कार्य करने लगे तो वहां के स्वयंसेवक उनको वकील साहब कहकर बुलाते थे। गुजरात में मेहसाणा के पास एक छोटा सा कस्बा है वाडनगर। यहाँ पर एक टीचर थे बाबूभाई नायक। उन्होंने साल 1944 में पहली मर्तबा अपने कस्बे में आरएसएस की शाखा लगाई थी। 1949 में प्रतिबंध हटने के बाद वह इस काम को बिना रुके करते रहे। 1958 में प्रांत प्रचारक लक्ष्मणराव इनामदार वाडनगर पहुंचे। इस अवसर पर एक विशेष शाखा का आयोजन किया गया। इनामदार को यहाँ पर बाल स्वयंसेवकों को संघ के प्रति निष्ठा की शपथ दिलवानी थी। जब वह यह शपथ दिलवा रहे थे तो दूसरी पंक्ति में मौजूद था एक 8 साल का लड़का जिसका नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी 1958 में आरएसएस के साथ जुड़ गए। नरेंद्र मोदी अपने 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर के थे। उनके पिता दामोदर दास मोदी वाडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान चलाते थे। नरेंद्र सुबह के वक्त पिता की मदद करते और स्कूल की घंटी बजती तो नरेंद्र मोदी रेलवे स्टेशन के सड़क के उस पार मौजूद भागवत आचार्य नारायण आचार्य विद्यालय में झोला उठाकर पहुंच जाते। स्कूल में नरेंद्र मोदी एक एवरेज स्टूडेंट थे। नरेंद्र मोदी की शादी उस वक्त के रिवाज के मुताबिक कम उम्र में ही हो गई थी। 18 की उम्र में जब गौने की बात चली तब वह घर से गायब हो गए। इस बात को मैगजीन में दिए एक इंटरव्यू में उनके भाई सोमा भाई मोदी कुछ इस तरीके से याद करते हैं कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि नरेंद्र कहां चले गए। 2 साल बाद अचानक एक दिन वो घर लौटे और उन्होंने कहा, अब मेरा संन्यास खत्म होता है, मैं अहमदाबाद जाऊंगा, वहां पर चाचा की दुकान की जो कैंटीन है उसमें जाकर काम करूंगा और पैसे कमाऊंगा। नरेंद्र के लौटते ही जो पहला काम उनकी मां ने किया वो था पास के गांव ब्राह्मणवास के चिम्मन भाई को संदेश भिजवाना। चिम्मन भाई की बेटी जसोदाबेन के साथ बचपन में नरेंद्र मोदी की शादी हुई थी। मां को लगा कि ये गोने का सही वक्त है, लेकिन नरेंद्र मोदी शादी के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में वो एक बार फिर से घर छोड़कर चले गए, लेकिन इस बार घर वालों को पता था कि नरेंद्र हिमालय नहीं गए, कहीं और गए हैं। कहां गए हैं? अहमदाबाद, जहां पर उनके चाचा बस स्टैंड के पास कैंटीन चलाते थे। कुछ बरस तो नरेंद्र मोदी ने यहां पर काम किया, फिर अपना चाय का काम शुरू करने की सोची। उन्होंने एक साइकिल खरीदी और चाय बेचने लगे। उनका पहला ठिकाना बना अहमदाबाद का गीता मंदिर। मंदिर की गली में आरएसएस के लोगों का आना जाना लगा रहता था। शाखा के बाद जब स्वयंसेवक लौटते तो नरेंद्र मोदी चाय की साइकिल पर रुक जाते, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी संघ से जुड़े थे। धीमे धीमे नरेंद्र के बारे में प्रांत प्रचारक लक्ष्मणराव इनामदार को पता चला।
कुछ महीनों बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी को संघ के मुख्यालय केशव भवन आकर रहने का न्योता दिया। मशहूर पत्रकार A.B. कामत ने 2009 में उनके ऊपर एक किताब लिखी थी, जिसके अकॉर्डिंग नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इनामदार साहब ने मुझे बुलाया। उस वक्त केशव भवन में 10-12 लोग ही रहा करते थे। मुझे उन सब की जिम्मेदारी दी गई, उन सब के लिए नाश्ता तैयार करना, केशव भवन की सफाई करना, अपने और इनामदार साहब के कपड़े धोना, इसके अलावा दूसरे दफ्तरी काम। लेकिन दफ्तर संभालने का ये काम कब संगठन संभालने में तब्दील हो गया, इसके लिए हमें इमरजेंसी के दौर में पहुंचना होगा। साल 1974 में LD कॉलेज में मैस बिल के बढ़ोतरी को लेकर छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ और यह फिर पूरे गुजरात में फैल गया। इसको गुजरात नवनिर्माण आंदोलन कहा गया। इस आंदोलन के चक्कर में चिमन भाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ा। 1 साल के बाद चुनाव हुए, विपक्षी दलों का संयुक्त मोर्चा बना और बाबू भाई पटेल मुख्यमंत्री बने। फिर शुरू हुआ इमरजेंसी का दौर। एक ऐसे दौर में जब सारे राज्यों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी के सामने घुटने मोड़कर सरकार का हर हुक्म मान रहे थे, तब बाबू भाई पटेल की गुजरात सरकार इंदिरा विरोधियों की शरण स्थली बनी हुई थी। ऐसे में नरेंद्र मोदी, जो उस वक्त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP का काम देखने लगे थे, उनके कंधे पर भी जिम्मेदारी बढ़ गई थी। उनको क्या काम मिला था? काम यह था कि पूरे देश में अलग अलग भाषाओं में इमरजेंसी के विरोध में प्रचार के पर्चे छापा करते थे। इन पर्चों का ओरिजिनल ड्राफ्ट एक कोरियर के जरिए गुजरात पहुंचता था। नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी ये थी कि वह इन पर्चों की कई कॉपीज तैयार करते और फिर उन पर्चों को सुरक्षित तौर पर अलग अलग राज्यों में मौजूद भूमिगत कार्यकर्ता जो इमरजेंसी के विरोध में थे, अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए थे, उन लोगों तक ये पर्चे पहुंचाए जाए। नरेंद्र मोदी ने इस काम को बहुत बखूबी अंजाम दिया। दिसंबर 1976 में बाबू भाई की सरकार गिरी और माधव सिंह की सरकार आई। वह कुछ महीने ही चली और फिर इमरजेंसी हटने के बाद चुनाव हुए तो जनता पार्टी की सरकार आ गई। जनता पार्टी में सबसे बड़ी पार्टी जनसंघ ही थी, जो आज की बीजेपी है। तो फिर जनता पार्टी की केंद्र और फिर गुजरात में सरकार बनने के बाद संघ ने जब नए सिरे से अपने पदाधिकारियों में जिम्मेदारी बांटी तो नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी बढ़ गई। अब उनको संघ और दूसरे संगठनों के बीच कोऑर्डिनेशन का काम दिया जाने लगा। इस दौरान ही नरेंद्र मोदी पहली बार सीधे तौर पर सियासत के संपर्क में आए। 1980 में जनसंघ को एक नया चोला दिया गया और जनसंघ बन गई एक नई पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जो जनसंघ का नया रूप था। क्योंकि RSS को लगा कि आम जनता से जुड़ने के लिए पार्टी के नाम में भारतीय होना जरूरी है, जो कि उनके पुराने नाम जनसंघ में नहीं था। उस समय माधव सिंह सोलंकी का दौर था। कांग्रेस सफलता से गुजरात में आगे बढ़ रही थी, लेकिन गुजरात में एक आरक्षण विरोधी आंदोलन भी शुरू हो चुका था। ये आंदोलन शुरू तो हुआ था आरक्षण और सरकार के विरोध के नाम पर, मगर इसका अंत सांप्रदायिक तनाव में हुआ। 1982 के ये दौर शुरू हुआ और 1985-86 में अपने चरम पर पहुंच गया। इसी दौरान अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भी भारी सांप्रदायिक तनाव देखा गया। कई घटनाएं लगातार हो रही थी। इधर भारतीय जनता पार्टी, जो 1984 के लोकसभा चुनाव में 2 सांसदों पर ही सिमट गई थी और नए सिरे से अपनी सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरुआती भाषण में जिस गांधीवादी समाजवाद का जिक्र किया था, उसके भरोसे रहकर भारतीय जनता पार्टी और उसकी एडवाइजर संगठन RSS को अपनी राह मिलती नजर नहीं आ रही थी। तय हुआ ये कि अब हिंदुत्व की ओर लौटा जाए। गुजरात भी इसी आदेश का पालन करने के लिए तत्पर था और इस आंदोलन को हिंदुत्व की ओर मोड़ने के लिए संघ ने तय किया कि उसके स्वयंसेवक, उसके प्रचारक नरेंद्र मोदी अब गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री होंगे। साल था 1987। तब तक गुजरात में बीजेपी को उसके 2 कद्दावर नेता चला रहे थे, जिनके नाम थे केशुभाई पटेल और शंकर सिंह बाघेला। नरेंद्र मोदी को जिम्मेदारी दी गई थी इन दोनों को मजबूती देने की, इनका शागिर्द बन के रहने की, इनके हाथ मजबूत करने की। और इसके लिए नरेंद्र मोदी ने क्या किया? उन्होंने यात्राओं की एक शुरुआत करवाई और एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में अपना परिचय दिया। नरेंद्र मोदी ने संगठन मंत्री बनते ही सबसे पहले
बीजेपी को प्रस्ताव दिया न्याय यात्रा निकालने का। इसकी रूपरेखा उन्होंने तैयार की और इसको नेतृत्व दिया शंकर सिंह वाघेला ने और केशुभाई पटेल ने। फिर 1989 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने एक बार फिर से गुजरात में एक और रथ यात्रा निकाली। इसका नाम लोक शक्ति रथ यात्रा रखा गया। नतीजा क्या हुआ? गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से 12 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई। 1984 के चुनाव में ये आंकड़ा महज एक सीट पर अटका हुआ था, वह अब 12 तक पहुंच गया। साल 1989 में वीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार, जिसे वाम मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हासिल था, जब वीपी सिंह ने पार्टी के भीतर और बाहर अपने राजनीतिक विरोधियों को किनारे लगाने के लिए सामाजिक न्याय का मसीहा बनने के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का फैसला किया, तो इसके काउंटर में भारतीय जनता पार्टी ने कमंडल यानी कि धर्म की राजनीति को तेज किया। यह तय हुआ कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकालेंगे। रथ यात्रा 12 सितंबर को सोमनाथ से शुरू होनी थी और 30 अक्टूबर को अयोध्या में खत्म होनी थी। गुजरात में इस रथ यात्रा की जिम्मेदारी दी गई संगठन मंत्री नरेंद्र मोदी को। 12 सितंबर से लेकर 28 सितंबर जब रथ यात्रा महाराष्ट्र के ठाणे पहुंची, तब तक नरेंद्र मोदी इसके इंचार्ज थे। उन्होंने यात्रा को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और इस दौरान कहीं भी सांप्रदायिक तनाव नहीं हुआ। ये सांप्रदायिक तनाव का जिक्र जरूरी है क्योंकि बाद में रथ यात्रा जिन जगहों से गुजरी वहां पर यह सांप्रदायिक तनाव देखा गया। नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के आला कमान के सामने अपने इन कामों के चलते बहुत अच्छी छवि बना ली थी। आडवाणी की रथ यात्रा को गुजरात में सफलतापूर्वक संचालित करने का फल नरेंद्र मोदी को 2 साल बाद मिला। 1991 में कश्मीर में अलगाववादी आंदोलन चरम पर था। इसको ध्यान में रखते हुए 1992 में बीजेपी ने एक और रथ यात्रा निकालने की सोची। इसको लीड कर रहे थे उस वक्त के पार्टी के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी। बीजेपी ने तय किया था कि वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक एकता यात्रा निकालेगी, जो 16 राज्यों से होकर गुजरेगी और 26 जनवरी के दिन श्रीनगर के लाल चौक पर मुरली मनोहर जोशी तिरंगा फहराकर इस यात्रा को अंजाम देंगे। इस यात्रा की प्लानिंग के चलते साल 1991 में दिसंबर नई दिल्ली में बीजेपी के देश भर के 50 से ज्यादा नेताओं को बुलाया गया। नरेंद्र मोदी भी इनमें से एक थे। उनके पिछले कामों को ध्यान में रखते हुए उनको 47 दिनों की इस यात्रा का संयोजक बनाया गया। यात्रा का अंत 26 जनवरी को तिरंगा फहराने से हुआ। इस दौरान 2 चीजें हुई जो काबिले गौर है। भारी सुरक्षा के बीच लाल चौक पर तिरंगा फहराने की कार्रवाई महज 15 मिनट में ही पूरी कर ली गई। फिर सुरक्षा के बीच ही मुरली मनोहर जोशी वापस बदामी बाग हवाई अड्डे पर पहुंचे। यहाँ पर जब वो पत्रकारों से मिले तो एक नौजवान उनके बगल में दाएं हाथ पर बैठा हुआ था। अपनी बात खत्म करके मुरली मनोहर जोशी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, इनसे मिलिए, ये नरेंद्र मोदी हैं, गुजरात से हैं, बहुत ही ऊर्जावान और मेहनती हैं। इस पूरी यात्रा की जिम्मेदारी इनके ही कंधों पर थी। नरेंद्र मोदी मुस्कुरा रहे थे। मीडिया के सामने ये उनका पहला ऑफिशियल परिचय था। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुरली मनोहर जोशी उस पूरे दौरे में संयोजक नरेंद्र मोदी की तारीफ ही करते रहे। नरेंद्र मोदी को करीब से जानने वाले कहते हैं कि हालांकि नरेंद्र भाई संघ की नर्सरी से निकले हैं, लेकिन कुछ मामलों में वो अपने मन की करते हैं। मसलन इस यात्रा के दौरान शाम को जहां भी पड़ाव होता था वहां पर सारे कार्यकर्ता नजर आते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी कहीं घूमने के लिए निकल जाते थे। जब मुरली मनोहर जोशी को इस बात का पता चला तब तक यात्रा कर्नाटक से बेंगलुरु में पहुंच चुकी थी। उनका निर्देश था कि यात्रा खत्म होने के बाद इससे जुड़े सभी कार्यकर्ता और आयोजक एक साथ एक जगह बैठकर ही भोजन करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी वहां मौजूद नहीं थे। वो वहां से एक युवा पार्टी नेता आनंद कुमार के साथ कहीं घूमने निकल गए थे। जब वो वापस घूमकर लौटे तो मुरली मनोहर जोशी के सामने उनकी पेशी हुई। मुरली मनोहर जोशी ने नरेंद्र मोदी को हड़काया और कहा, आप भले इस यात्रा के संयोजक हैं, लेकिन आपको इस नियम से छूट नहीं दी जा सकती। आपको तो दूसरों के सामने आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। मैं इस तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करूंगा। रथ यात्रा की सफलतापूर्वक संचालन के बाद नरेंद्र मोदी गुजरात लौट आए और अपने काम को अंजाम देने लगे। इसी दौरान शंकर सिंह वाघेला से उनके टकराव की शुरुआत हुई। बीजेपी में संगठन मंत्री का काम होता है संघ की बात बीजेपी तक पहुंचाना और बीजेपी की बात संघ तक पहुंचाना।
यही काम होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी अपने काम से बढ़कर बीजेपी के संगठन में दखल दे रहे थे। ये बात शंकर सिंह वाघेला को रास नहीं आ रही थी। लेकिन कुछ ही वर्षों बाद राज्य में विधानसभा के चुनाव होने थे। ऐसे में उन्होंने आपसी मतभेदों को ज्यादा तूल नहीं दिया। शंकर सिंह वाघेला और केशुभाई पटेल को भी ये लगता था कि नरेंद्र मोदी उनसे बहुत जूनियर है, उनका काम हमारी मदद करना है और वो जब चाहेंगे नरेंद्र मोदी को किनारे लगा देंगे। ऐसा उनका रसूख और ऐसा उनका मानना था। 1995 में विधानसभा के चुनाव हुए। बीजेपी ने 182 में से 121 सीटें जीती और केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बने। शंकर सिंह वाघेला इस बात से कहीं ना कहीं बहुत नाखुश थे। उन्हें लगता था कि उनका दावा ज्यादा मजबूत है। दोनों लोगों को जानने वाले लोग कहते हैं कि ये एक दूसरे के पूरक की तरह थे। केशुभाई पटेल 7वीं तक पढ़े थे। शंकर सिंह वाघेला मास्टर्स की पढ़ाई कर चुके थे। शंकर सिंह वाघेला का काम था व्यापारियों से चंदा जुटाना, संगठन को कसना, जबकि केशुभाई पटेल जनता से सीधा संवाद बहुत अच्छी तरीके से करते थे। दोनों के बीच सरकार बनते ही दुश्मनी जैसी चीज पैदा हो गई और लोग बताते हैं कि इस रार को पैदा करने में नरेंद्र मोदी का भी बहुत अच्छा खासा योगदान था। खुद शंकर सिंह वाघेला ने भी उन दिनों कहा था कि उन दिनों नरेंद्र मोदी 3 दफा में से 2 दफा केशुभाई पटेल के साथ ही भोजन किया करते थे और इस दौरान वे लगातार मेरे खिलाफ केशुभाई के कान भरा करते थे। उन्होंने ये जमा दिया था कि जब तक आप शंकर सिंह वाघेला और उनके लोगों को किनारे नहीं लगाएंगे तब तक सत्ता पर आपकी पकड़ मजबूत नहीं होगी। और इसी के चलते केशुभाई पटेल ने अपने कैबिनेट के गठन में मेरे समर्थक या मेरे पाले में माने जाने वाले विधायकों को दरकिनार कर उनकी रिक्वेस्ट पर नजर नहीं डाली। इसलिए शंकर सिंह वाघेला के मन में खटास पैदा होना शुरू हो गई। सरकार बनते ही 1 साल के अंदर ही खजुराहो कांड हो गया। मतलब सितंबर 1995 में शंकर सिंह वाघेला अपने समर्थक 47 विधायकों के साथ बीजेपी से अलग हो गए। वह अपने विधायकों को लेकर मध्य प्रदेश के खजुराहो चले गए। अटल बिहारी वाजपेयी के बीच बचाव के बाद शंकर सिंह वाघेला 3 फॉर्मूलों पर समझौता करने के लिए राजी हुए। पहला कि केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। दूसरा, उनके समर्थक 6 विधायकों को कैबिनेट का मंत्री बनाया जाए। और तीसरी मांग थी कि नरेंद्र मोदी को गुजरात से बाहर भेजा जाए। यह तीसरी मांग ऐसी थी जिस पर उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी केशुभाई पटेल भी पूरी तरीके से सहमत थे। नरेंद्र मोदी को गुजरात से बाहर भेजने के लिए उस वक्त के गुजरात के संघ और बेहफ के नेता भी तैयार थे। खुद काशीराम राणा जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो भी इसके लिए उत्सुक नजर आ रहे थे। नरेंद्र मोदी और उनकी कार्यशैली और उनकी महत्वाकांक्षाओं से लोग वाकिफ थे। वो नहीं चाहते थे कि वो गुजरात की राजनीति में लगातार मजबूत हो। अटल बिहारी वाजपेयी को ये तीनों मांगे माननी पड़ी। इसके बाद शंकर सिंह वाघेला ने विद्रोह खत्म किया। नरेंद्र मोदी को ऐसा न लगे कि उनको सजा दी गई है, इसलिए उनको केंद्र में एक बड़ी जिम्मेदारी देकर भेजा गया। उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया और 4 राज्यों का प्रभारी बनाया गया। ये राज्य थे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़। कहने को नरेंद्र मोदी का प्रमोशन हुआ था, लेकिन वो जानते थे कि वो इस सियासी लड़ाई में अपने विरोधियों से हार गए हैं। उन्हें यह भी पता था कि हार के बाद ही जीत होती है और इस जीत की तैयारियों के लिए उन्होंने महासचिव रहते हुए दिल्ली में बखूबी काम किया। दोस्तों, ये एपिसोड लंबा होने की वजह से ये कहानी नेक्स्ट एपिसोड में जारी रहेगी, जिसमें मैं बताऊंगा कि वो क्या काम थे जिनको अंजाम देकर नरेंद्र मोदी ने अपनी गुजरात वापसी करवाई, सिर्फ संगठनकर्ता के तौर पर नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के तौर पर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी इसके बारे में जरूर बताएं। फेसबुक पे पेज को लाइक करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टाटा, बाय बाय।